दीदी बुक्स ले या नहीं? दीदी बुक्स कौन-सी ले? मैम ऑनलाइन कोर्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? मैम कोचिंग करना ज़रूरी है? मैम हमने बैच तो ले रखा है लेकिन वो टाइम पे पूरा नहीं हो रहा, हमें टेंशन हो रहा है। मैम आप कितने घंटे तैयारी करते थे? मैम आपने वो क्या किया जिससे आपका सिलेक्शन पक्का हो गया? मैम पीवाईक्यू कहाँ से दें? मॉक टेस्ट कहाँ से दें? पूरे सिलेबस का मॉक टेस्ट कहाँ पर दें? ये सब वही सवाल है जिनका आप लोगों को डाउट था और मेरी पहली वीडियो में आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया उसके लिए थैंक यू सो मच क्योंकि मैंने इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं की थी कि मुझे इतना लाइक किया जाएगा। तो उसमें आपके बहुत सारे ऐसे कमेंट्स थे जिनको बेस बनाकर मैंने ये वीडियो बनाया क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि आप लोग कंफ्यूज बहुत है, आपके माइंड में अभी क्लैरिटी नहीं है। तो इसमें कोई नई बात नहीं है क्योंकि जब मैंने भी रीट की तैयारी की थी ना, जब शुरू की थी तो मुझे इतना कंफ्यूज होता था, मैं भी आपके जैसी थी उस टाइम पे, मैंने कोई खास स्ट्रैटेजी नहीं अपनाई थी उस टाइम पे, मुझे भी डर लग रहा था उस टाइम पे। तो मैं आपकी साइकोलॉजी समझ सकती हूँ इस टाइम पे कि आपकी क्या थिंकिंग चल रही है, आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मैं समझ सकती हूँ। तो आप इस वीडियो को देख लेंगे ना, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी वीडियो पे आपको जाना ही नहीं है, क्योंकि मैं इसमें आपको अपनी बुक लिस्ट बताने वाली हूँ कि मैंने कौन-सी बुक्स पढ़ी। वीडियो के एंड में मैं आपको अपने नोट्स दिखाऊँगी प्रॉपर और मैंने कौन से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया और देखा और फॉलो किया, जिनकी मदद से मेरा सिलेक्शन पक्का हो पाया। तो आपने मुझ पे इतना भरोसा किया है, पहली वीडियो में एक बंदे के प्रति इतना लोगों का विश्वास बन जाना कोई आम बात नहीं होती है। तो आप लोगों ने मुझ पे इतना भरोसा किया है, तो मेरा भी फर्ज़ बनता है कि मेरी नौकरी लगी है, तो मैं आपकी नौकरी भी पक्की करवाऊँ। देखिए, पढ़ाते सभी हैं लेकिन सही गाइड कोई नहीं करना चाहता। तो मैं आपको एज़ अ गाइड समझाने आई हूँ, क्योंकि मैं जिस रास्ते पे चल के आई हूँ ना, उसमें मुझे ही मालूम है कि कितने कांटे थे, कहाँ पे गड्ढे थे और कहाँ पे मुझे रुकने की ज़रूरत थी। तो अब मैं वही रास्ते पे आपको चला रही हूँ, उसमें टॉर्च दिखाने का काम करूँगी। अब आपको उसके लिए मेरे पे भरोसा होना चाहिए। और रही बात, मैं आपको सारी बुक्स बताऊँगी, सारी चीज़ें बताऊँगी इस वीडियो में, मेरा टाइम टेबल और मैंने कोचिंग के बिना बिना कोई ऑनलाइन कोर्स लिए कैसे रीट को क्रैक किया, तो वीडियो के एंड में ज़रूर बने रहना वरना आप पछताओगे कि आपने मेरी वीडियो पूरी नहीं देखी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं राजस्थान जीके से। तो राजस्थान जीके जो है उसमें राजस्थान की कला, संस्कृति, भूगोल, इतिहास ये सब और राजस्थान का सामान्य ज्ञान, ये मैंने पढ़ा था। लक्ष्य की गाइड आती है पार्ट 1 उस टाइम पे न्यू लॉन्च हुई थी, लक्ष्य की गाइड थी पार्ट 1 में जिसमें राजस्थान जीके, इतिहास, भूगोल, संस्कृति और राजस्थान सामान्य ज्ञान था, वो पार्ट 1 में था और लक्ष्य की ही गाइड थी पार्ट 2 में जिसमें शैक्षिक परिदृश्य, आरटीई और सूचना तकनीकी, मनोविज्ञान, स्कूल सब्जेक्ट और शिक्षण मीडिया ये सब था। यानी कि इन 2 गाइड में कंप्लीट पूरे रीट के 300 मार्क्स वाला मैटर था। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी आप ये 2 गाइड ले सकते हैं और अगर आपको इतना डीपली नहीं पढ़ना है तो आप मत लीजिए, आपके ऊपर है। बाकी मैंने तो यही पढ़ा था क्योंकि मैं 17 बुक्स इकट्ठा करने से अच्छा 2 बुक्स ऐसे ले आऊँ जिसमें मुझे पूरा 300 नंबर वाला मैटर मिल जाए। तो मैंने लक्ष्य की गाइड लाई थी, पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपको मार्केट में मिल जाएगी और अभी हो सकता है वो थोड़ी रिवाइज़ हो जाए, तो आप वो ले सकते हैं। लेकिन सिर्फ लक्ष्य की गाइड से ही मैंने नहीं पढ़ा है। उसके अलावा मैं आपको मोस्टली सजेस्ट करूँगी, बहुत ही अच्छे यूट्यूबर हैं, गौरव सिंह भानेराव यानी कि जीजीडी, गौरव ज्ञान धाना नाम से उनका चैनल है। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ बल्कि मैं सच्ची बता रही हूँ। मैं आपसे कोई चीज़ नहीं छुपाऊँगी। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है कि मैं जो है जो आपके सामने खुली किताब है, मैं आपसे सारी बातें शेयर करूँगी, कुछ भी नहीं छुपाने वाली क्योंकि आफ्टर ऑल आप सभी मेरे छोटे भाई-बहन हैं। जैसे मेरी नौकरी लगी है, मैं भी चाहती हूँ कि आपकी भी लगे। भटके हुए को रास्ता अगर मैं दिखाऊँगी, तो भगवान भी मेरा भला करेंगे। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। आपको मेरे पे विश्वास है, आप 100% रखिए, मैं आपको बिल्कुल भी मिसगाइड नहीं करूँगी। तो चलिए मैं बताती हूँ। फिर आता है विद्यालय विषय, स्कूल सब्जेक्ट और शिक्षण विधियाँ, शैक्षिक परिदृश्य, आरटीई, मनोविज्ञान वगैरह इसके लिए लक्ष्य की गाइड पार्ट 2 जो मैंने आपको बताई थी। लक्ष्य की गाइड का पार्ट 2 और आपको लानी है जीजीडी की वन लाइनर। जीजीडी गौरव ज्ञान धारा नाम से एक यूट्यूब चैनल है, आप सभी जानते होंगे उनको, बहुत अच्छा राजस्थान जीके पढ़ाते हैं वो। तो उनकी एक वन लाइनर वाली बीच में किताब आई थी, जीजीडी वन लाइनर, तो आप उसको ज़रूर परचेज़ करना। क्यों बोल रही हूँ मैं ऐसा? क्योंकि आपको उसमें रीट रिलेटेड सारे फैक्ट्स मिल जाएँगे। मतलब फालतू-फालतू की बातें उसमें उन्होंने लिखी नहीं है, उन्होंने सारी की सारी बातें पॉइंट टू पॉइंट लिखी है और आपको मज़ा भी आएगा। उसकी मज़े की बात क्या है पता है? उसमें ट्रिक्स हैं और या तो सभी मतलब आपको पता ही है कि जितने भी यूट्यूबर हैं वो मैटर तो सारा प्रोवाइड करवाते हैं। मैटर तो आपको गूगल पे भी मिल जाएगा। सब जगह मैटर भरा पड़ा है, लेकिन बात क्या होती है याद रखने की। तो याद रखना इम्पोर्टेंट होता है। तो आप जीजीडी वन लाइनर को ज़रूर परचेज़ करना। मैं आपको ज़रूर-ज़रूर बोल रही हूँ जीजीडी वन लाइनर तो आप ले ही आना। उसमें आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। उस जीजीडी वन लाइनर में आपको क्या मिलेगा देखो मैं आपको बताती हूँ। उसमें आपको राजस्थान का भूगोल, कला संस्कृति, इतिहास, राजस्थानी भाषा, शैक्षिक परिदृश्य आरटीई और राजस्थान सामान्य ज्ञान ये सब विद ट्रिक्स मिलेगा आपको और ये फैक्ट बेस्ड भी है और रीड सिलेक्शन बेस्ड पॉइंट है इसमें सारे, आलतू-फालतू कुछ भी नहीं है, तो आप इसको ज़रूर परचेज़ कर लेना। मैं आपको बार-बार बोल रही हूँ आप इसको ज़रूर परचेज़ करना क्योंकि अपन डिटेल में तो पढ़ते ही है लेकिन फैक्ट पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वन लाइनर फैक्ट मिल जाए तो उससे अच्छा तो क्या हो ही सकता है। फिर देखिए मैंने रीड की जब तैयारी चालू की थी ना, तो मुझे भी नहीं पता था, मैं भी आपकी तरह कन्फ्यूज़ थी कि मुझे कौन-सी बुक लेनी चाहिए। तो मैं जैसे ही रीड का नोटिफ़िकेशन आया ना, मैं बिना कुछ सोचे-समझे मार्केट में चली गई और मैं उठा के लाई थी बहुत नाम सुना था मैंने, मनोविज्ञान मेरा वीक था थोड़ा-सा, तो मैं शैक्षिक मनोविज्ञान के लिए अवनी पब्लिकेशन की धीर सिंह धाबाई की एक किताब थी, जिसमें शैक्षिक मनोविज्ञान शैक्षिक परिदृश्य और सूचना तकनीकी और आरटी 2009 ये चारों पाँचों चीज़ें उस बुक में थी। एक पर्टिकुलर एक सिंगल बुक में आपको ये मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से आप अलग-अलग सब्जेक्ट के लिए अलग-अलग बुक लाने से अच्छा फ़ोकस यही करो कि 4 इन 1, 2 इन 1 या 5 इन 1 ऐसी कोई किताब मिल जाए जिसमें ये सब मैटर हो।
ठीक है? तो मैं अपनी पब्लिकेशन के लिए वो लाई थी किताब, मुझे बहुत अच्छी लगी वो, इतनी इतनी आती है वो, इतनी उसकी विड्थ होती है, तो उतना आप लेके आ सकते हैं। अपनी पब्लिकेशन की धीर सिंह धाबा की किताब, उसमें आपको मनोविज्ञान वगैरह सब मिल ही जाएगा, मैंने आपको जैसे कि बताया। तो उसमें क्या है कि मैटर थोड़ा-सा शॉर्ट में भी है और अपन बोर नहीं होते उसको पढ़ने में, तो आप वो ज़रूर ले आइएगा। मैंने उससे ही नोट्स बनाए थे, मनोविज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य और आईसीटी वगैरह के। ये सब चीज़ें बहुत हेल्पफुल है। ये सब चीज़ें मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि ये मेरे पे लागू होती है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, आप बिल्कुल आँख बंद करके मुझ पे भरोसा कर सकते हैं। फिर है 2-3 कमेंट तो मुझे ऐसे आए थे कि मैम आपने करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ा? तो देखो मैं एकदम ईमानदारी से आपको बताऊँगी, मैं गई थी मार्केट में जब करंट अफेयर्स मैंने देखा ना कि सिलेबस में तो करंट अफेयर्स भी और मुझे करंट अफेयर्स का 0 भी नहीं आता था। आप मानेंगे 0.5 भी नहीं आता था करंट अफेयर्स का। तो मैंने क्या किया, मैं गई मार्केट में और मैंने क्रोनोलॉजी ले आई। जैसा कि मैंने यूट्यूब पे बहुत सर्च किया कि करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ सकते हैं, तो मूमल और क्रोनोलॉजी सबने सजेस्ट किया, तो मैं लेने चली गई। अब मैं लेके आ गई उसको घर पे और वो किताब आप मानेंगे नहीं, आज तक भी आज मेरे को सिलेक्ट हुए 2 साल हुए, वो आज तक भी वैसी की वैसी पड़ी एकदम कोरी नई चकाचक, कि उसको देख के कोई बोल ही नहीं सकता कि मैंने उसको यूज़ भी की है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मेरा उसको खोलने का मन ही नहीं किया, उसमें इतना मैटर ऐसा है ना कि आप अगर पहली बार पढ़ रहे हो ना करंट अफेयर्स तो आपको उसको खोलने की इच्छा नहीं होगी, क्योंकि वो बुक में लिखा हुआ है। तो इसके करते मैं आपको एक बेस्ट ऑप्शन देती हूँ, जो मैंने फॉलो किया था करंट अफेयर्स के लिए और उससे सवाल भी आए थे रीट में, ठीक है? वो थी उत्कर्ष की नरेंद्र चौधरी सर की क्लास, करंट अफेयर्स के लिए। माना वो रोज़ उस टाइम पे 5 बजे लाइव आते थे, उत्कर्ष की रोज़ करंट अफेयर्स वाली क्लास आती थी उनकी, उससे मैं नोट्स बनाया करती थी रोज़-रोज़। शाम को 5 बजे आता था तो मैं रोज़ फ़ोन में टाइमर लगा लेती थी और लाइव क्लास ही मैं जॉइन करके नोट्स बनाती थी। इसका फ़ायदा है मैं आपको बताती हूँ, आप अगर सुन के डर गए हो कि यार रोज़ लाइव क्लास कौन देखेगा, केवल एक करंट अफेयर्स के लिए, तो मैं आपको बता देती हूँ, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी क्योंकि इसमें क्या होता है आप एक बार वो क्लास जाके देखना, करंट अफेयर्स वाली नरेंद्र चौधरी सर की। उसमें क्या होगा वो मुश्किल से 10 या 20 क्वेश्चन बताते हैं करंट अफेयर्स के, लेकिन सबसे बड़ी बात जो ये है कि वो रिवाइज़ करवाते हैं साथ में पिछला वाला। और जैसे कि मान लीजिए कोई भी करंट अफेयर्स का सवाल आया कि हाल ही में मेगा ट्रेड पे जॉब फेयर कहाँ पे लगा है? जयपुर है। तो जयपुर से रिलेटेड जितने भी फैक्ट होते हैं ना जो एग्ज़ाम में आने लायक होते हैं वो वहीं क्लियर कर देते हैं और वो वहीं याद हो जाता है। तो इससे सिर्फ आपको ना करंट अफेयर्स सीखने को मिल रहा है बल्कि आपको फैक्ट्स भी जानने को मिल रहे हैं। तो इससे अच्छी बात हो ही क्या सकती है? अब आप बुक में पढ़ोगे, आप ये बुक ले लीजिए, आप इसको सीधा पढ़ रहे हो, कुछ दिमाग में घुसेगा नहीं। लेकिन यही आप वीडियो देखोगे उसका फ़ायदा ये है कि आपको याद रहता है और एग्ज़ाम में वही चीज़ें याद आती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी करंट अफेयर्स के लिए आप बुक ले आइए अपने अकॉर्डिंग, लेकिन आप करंट अफेयर्स पढ़िए यूट्यूब से ही। नरेंद्र चौधरी सर की क्लास है उत्कर्ष वाली। एक मैं आपको सजेस्ट करूँगी बहुत इम्पोर्टेंट जिसने मुझे राजस्थान जीके का मास्टर बना दिया था। मेरे को राजस्थान जीके की ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, सीरियसली मैं बोल रही हूँ। लेकिन मैं लेके आई थी जिला दर्शन की किताब जो उत्कर्ष की आती है। आपको और कोई पब्लिकेशन की लानी है आप वो भी ला सकते हैं, लेकिन मैंने उत्कर्ष की लाई थी तो मैं वही बता रही हूँ। उत्कर्ष की जिला दर्शन की किताब आती है, उसमें 33 जिलों के 2 पेज पे नरेंद्र चौधरी सर की फोटो बनी हुई है उसपे, आप देखेंगे जिला दर्शन करके। तो उसमें थोड़े बहुत करंट वाले फैक्ट्स भी थे, करंट अफेयर्स वाले और उसमें वो रिलेटेड सारे के सारे फैक्ट्स थे जो हमें मालूम होने चाहिए उस जिले के बारे में। तो आपको एक वैरायटी मिलती है। आप राजस्थान जीके को एज़ अ होलसम पढ़ पाते हो जिला दर्शन में। तो जिला दर्शन ज़रूर लानी है आपको और उससे नोट्स भी बनाने जिला दर्शन के। इससे क्या होगा कि आप जैसे मान लीजिए मंदिर वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो आपको मंदिर वाले टॉपिक पे ही फोकस रहेगा। आप मान लीजिए भूगोल में कोई भी राजस्थान परिचय वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो आपका फोकस सिर्फ उस पे रहेगा। लेकिन जिला दर्शन में सारे फैक्ट होते हैं। अ, एक जिले का उसमें फ़ोटो होता है, मैप होता है, नक्शा होता है, उसमें हाइलाइट करके लिखा होता है सारी चीज़ों को कि इसकी स्थापना किसने की और इसको और किस नामों से जाना जाता है, इसका शुभंकर कौन है, ये सब उसमें लिखा रहता है। तो आपको ज़रूर जिला दर्शन लानी है, उससे नोट्स बनाने आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, मेरे पास तो थी भई। फिर है स्कूल सब्जेक्ट, वैसे तो मैंने आपको जो लक्ष्य की गाइड पार्ट 2 में बताई ना, स्कूल सब्जेक्ट के लिए आप उसमें से पढ़ सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप लेवल 1 में हो, तो आपको फर्स्ट से लेकर 10th क्लास तक की सारे सब्जेक्ट पढ़ डालने हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और एसएसटी। ये आप एनसीईआरटी की किताबों से अगर स्कूल सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो बहुत फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि सवाल तो उसी में से ही आते हैं। उसमें ये देखा जाता है कि भई कितना नॉलेज है एक टीचर को और यही आप गाइड से पढ़ेंगे ना, तो आपको मैटर थोड़ा ज़्यादा मिलेगा और हमें ज़्यादा पे फोकस नहीं करना है क्योंकि हर सब्जेक्ट के 5-5 क्वेश्चन ही आएँगे। तो अगर हम डीपली घुसेंगे तो जो मेन बड़ा वाला पार्ट है राजस्थान जीके का, तो उसको कब कवर करेंगे? तो आप एनसीईआरटी की बुक्स ले लीजिए। मैं जो थी ना, मैं उस टाइम जब नीट की तैयारी कर रही थी, तब मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने जाया करती थी। तो वहाँ पे जो बच्चे होते थे मेरी 1st टू लेकर 10th क्लास के, मैं 1-2 दिन के लिए उनकी किताब ले आती थी। तो उसमें से ही मैं एनसीईआरटी वाली किताबें पढ़ती थी। तो 1st टू 10th तक मैंने हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स और एसएसटी एनसीईआरटी की बुक से ही पढ़ा है और आप यकीन मानेंगे उसी से क्वेश्चन आए थे। तो आप एनसीईआरटी की किताबें ज़रूर पढ़ना और अगर आप लेवल 2 से हैं, तो मान लीजिए आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है, तो आप 12th तक की एनसीईआरटी की प्लस आरबीएसई की किताबें पढ़ सकते हैं, सब्जेक्ट आपका उसी से मजबूत होगा। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप स्कूल सब्जेक्ट के लिए आप एनसीईआरटी की किताबें ही प्रेफ़र करें, बेस्ट होगा। फिर है शिक्षण विधि। देखो मैं आपको सही बताऊँ तो शिक्षण विधि जो है ना मैंने उसके नोट्स नहीं बनाए थे। इसका भी एक कारण है कि शिक्षण विधि जो है ना आप देखिए कि हर सब्जेक्ट के 4-4 क्वेश्चन आएँगे उसमें। 8-8 नंबर की शिक्षण विधि है हर सब्जेक्ट की। तो आप नोट्स बनाएँगे तो आप टाइम बचाने की कोशिश कीजिए। आपके पास ऑलरेडी टाइम कम है। कम तो नहीं बोल सकते मीडियम टाइम है आपके पास, तो हमारे पास भी इतना ही टाइम था।
तो उसमें मैंने क्या किया, शिक्षण विधि के नोट्स नहीं बनाए, जबकि जो मैंने लक्ष्य की गाइड आपको बताई पार्ट 2 में, उसी में ही आपको अंडरलाइन कर कर के पढ़ना है, शिक्षण विधियों को। फिर आपको मैराथन क्लास देखनी है, एक तो शिक्षण विधियों के लिए और एक सूचना तकनीकी के लिए और एक मनोविज्ञान के लिए। वैसे तो आप लगभग सभी सब्जेक्ट के लिए मैराथन क्लास देखते होंगे, लेकिन आपको क्या करना है, शिक्षण विधियाँ, सूचना तकनीकी और मनोविज्ञान के लिए खास करके एमसीक्यूज़ देखने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं और मैराथन क्लासेस देखनी है। क्योंकि आप शिक्षण विधियाँ पढ़ने में ईज़ी लगती है, देखने में ईज़ी लगती है, बट एक्चुअल में वो ईज़ी होती नहीं है। मैं आपको एक सच्चाई वाली बात बताती हूँ। हाँ, जब मैं एग्ज़ाम देने गई थी, रीट सेंटर में 2023 में, तो वहाँ पे क्या हुआ कि कई लोग ऐसे थे जो राजस्थान जीके उनका बहुत अच्छा था। जैसे ही पेपर आया, वो पेपर देके बाहर निकले तो बोले, यार राजस्थान जीके तो बहुत अच्छा गया, लेकिन शिक्षण विधियों ने और स्कूल सब्जेक्ट ने वाट लगा दी। उन्होंने मामला बिगाड़ दिया। तो अब इसमें उनकी भी गलती नहीं, उन्होंने सोचा 180 नंबर वाला पार्ट है राजस्थान का, उस पे फोकस कर लेते हैं। स्कूल सब्जेक्ट में तो क्या ही आएगा? शिक्षण विधियाँ तो हमने पहले से ही पढ़ी हुई है। रीट दे रहे हम पहले से रीट दे रहे थे, प्री-रीट, उसमें शिक्षण विधियाँ आ ही रही थी वैसे भी। तो शिक्षण विधियों को उन्होंने हल्के में ले लिया। तो शिक्षण विधियों का गेम यहीं से ही चेंज होता है कि वो दिखती ईज़ी है पर होती नहीं है, क्योंकि उसमें बोध वाले प्रश्न पूछे जाते हैं कि आपका दिमाग कितना काम करता है। तो शिक्षण विधियों का जितना हो सके क्वेश्चंस के रूप में पढ़िए, क्योंकि वो आपको आने चाहिए सॉल्व करने। तो शिक्षण विधियों को मैं यही बोलूँगी, नोट्स मैंने तो नहीं बनाए थे, अब आपके ऊपर है आपको बनाने नहीं बनाने। इतना डीपली नहीं पढ़ना है, जितना पढ़ना है ना उतना मैं आपको बता रही हूँ। आपको सिर्फ बोध, क्या आप उस जगह पे होगे तो क्या करोगे, ये चीज़ मालूम आपको होनी चाहिए। अब चलिए, अब बात करते हैं यूट्यूब चैनल की कि मैं कौन से यूट्यूब चैनल को मैंने सब्सक्राइब करके रखा हुआ था। और मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि 70% मेरी तैयारी में मदद की है यूट्यूब चैनल ने और मेरे नोट्स ने। बुक्स का भी हाथ था, लेकिन थोड़ा कम। यूट्यूब चैनल्स ने और मेरे नोट्स ने मेरा बहुत साथ दिया। 70% हाथ मुझे सिलेक्शन दिलाने में इनका ही था। आप विश्वास करो या ना करो, यूट्यूब चैनल और नोट्स का ही हाथ था मेरा सिलेक्शन दिलाने के लिए। देखिए दोस्तों, वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो सकती है, लेकिन आपको यहाँ से जो बात पता चल रही है ना, वो आपको कोई भी नहीं बताएगा। सब जने बता देंगे आपको कि आपको इस पब्लिकेशन की बुक ले लेनी चाहिए, उसकी लेनी चाहिए, कन्फ्यूज़ ही करेंगे। लेकिन मैं जो है ना, क्लियर कट बात करूँगी, क्योंकि मैं इन चोचलों में नहीं पड़ती थी। जैसे कई लोग पढ़ जाते हैं कि किसी पब्लिकेशन का नाम तो नहीं लेना चाहूँगी मैं, लेकिन ये वाला पब्लिकेशन अच्छा है, ये वाले पब्लिकेशन से ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ये है, वो है, ऑनलाइन कोर्स हमने ले रखा है 10,000 का, 20,000 का। तो मैं आपको सही बताऊँ ना, उस टाइम जब मैं ये चीज़ें सुनती थी ना, कि यार उस बंदे ने तो फलाने फलाने का कोर्स ले रखा है, या उस बंदे ने फलाने की बुक ले रखी है, उस पब्लिकेशन की बुक ही पढ़ता है वो तो, दूसरी तो पढ़ता नहीं है। तो मुझे अपने आप पे डाउट होता था कि यार मैं कहीं गलत दिशा में तो नहीं जा रही? ये लोग तो इतना जानते हैं इस सब बारे में। लेकिन आप यकीन मानोगे, वो जो इतने पब्लिकेशंस के नाम लेते थे, जिनको इतना सब मालूम था कि ये पढ़ना चाहिए, वो पढ़ना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, कौन-सा कोर्स लेना चाहिए, कौन-सा नहीं लेना चाहिए, कौन-सी टेस्ट सीरीज़ जॉइन करनी चाहिए, उन लोगों का सिलेक्शन हुआ ही नहीं है। हो सकता है कि भाई किसी का हुआ हो, लेकिन मेरी नज़रों में जो थे ना, जिन्होंने बहुत बड़ी-बड़ी कोचिंग है, अपना जिला छोड़ के दूसरे जिले में रह के 6 महीने वो वहीं रहते थे कोचिंग करने के लिए, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उनका सिलेक्शन रह गया। तो मैं आपको किस लिए कह रही हूँ, कोचिंग आप फ़ोकस मत कीजिए कोचिंग पे, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर में एग्ज़ाम आपको देना है, कोई कोचिंग वाला बताने नहीं आएगा। रीट में कितने लोग पढ़ते हैं, कितने एग्ज़ाम फॉर्म भरे जाते हैं, लाखों में फॉर्म भरे जाते हैं। उसमें से सिलेक्शन गिनती के लोगों का होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनकी पढ़ाई में कमी थी, वो कोचिंग नहीं गए, उन्होंने नोट्स नहीं बनाए थे, कोई ऑनलाइन कोर्स नहीं लिया था, महँगे-महँगे कोर्स नहीं किए थे, सब किया था, लेकिन फिर भी सिलेक्शन क्यों नहीं होता है? स्ट्रैटेजी की कमी। तो ये जो मार्केटाइज़ेशन होता है ना चीज़ों का, कि आप महँगे कोर्स लेंगे, आप अच्छी मतलब 10-15 किताबें घर में लाके दुकान नहीं खोल लेते, अपनी अलमारियाँ भर भर नहीं लेते, तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप इस चीज़ को मान लीजिए कि ये सब चौचले हैं। आप में से कई लोगों को बुरा भी लग सकता है, लेकिन मैं सही इन सब चीज़ों को मैं चौचले बोलती हूँ कि ये वाली फलाने वाली बुक्स ले आओ, ये वाली पब्लिकेशन की बुक अच्छी है, ये वो। मैंने तो यार ये सब चोचले किए ही नहीं। इसका मतलब मैं दुनिया से पीछे रह गई। आप आज देखो, मैं आपके सामने बैठी हूँ सिलेक्शन लेके, और वो भी मेरी कैटेगरी ओबीसी थी, लेकिन मेरा सिलेक्शन जनरल फीमेल से हुआ है, यानी कट ऑफ से भी ऊपर मार्क्स हैं। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ? सही स्ट्रैटेजी, आपके पास हाई-फाई बुक्स होंगी, आपके पास 10,000 20,000 का ऑनलाइन कोर्स होगा, या आपने कोई बैच जॉइन कर रखा होगा, या फिर आपने कोई हाई-फाई कोचिंग में एडमिशन ले रखा है। ये सब सिलेक्शन दिलवाने वाले छोटे फैक्टर हैं। बड़ा फैक्टर क्या है सिलेक्शन दिलवाने के लिए? वो है आपका कॉन्फिडेंस, क्योंकि सारे कोचिंग वाले आपको पढ़ा देंगे, सारे बुक्स जो है आप पढ़ के चले जाओगे। लेकिन एग्ज़ाम सेंटर में गेम होता है अपने साथ। एक रीट एस्पिरेंट या कोई भी गवर्नमेंट एस्पिरेंट जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, उसके साथ गेम होता है। कैसे होता है? माइंड गेम। भई बंदा पढ़ के चला गया पूरा, हवा निकल जाती है पेपर देख के। आपको मालूम है ये चीज़? कई लोगों के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि वो अपने आप में घबरा जाते हैं पेपर को देख के। क्योंकि उनके माइंड में क्लैरिटी नहीं होती, पढ़ा तो बहुत होता है लेकिन क्लैरिटी नहीं होती। तो हमें बस उसी क्लैरिटी को लाना है, और वो क्लैरिटी कब आएगी? जब आप ज़्यादा नहीं, बल्कि सही पढ़ोगे और ज़्यादा बार रिवाइज़ करोगे। तो मैं हर चीज़ में यही बात बोलूँगी आपको, आपको ज़रूरी नहीं है आप कोचिंग लो, आपको ज़रूरी नहीं है आप ऑनलाइन कोर्स लो, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप बुक्स का भंडार कर लो घर में, उनकी दुकान खोल डालो आप, और करना है ऐसा तो आपकी इच्छा है। बाकी मैं आपको बता रही हूँ कि ये सब चोचलों में आप ना पड़ो तो ही अच्छा है।
मैंने कोई ऑनलाइन कोर्स नहीं लिया, मैंने फालतू पैसे बर्बाद नहीं किए। कोचिंग का तो मैंने मुँह ही नहीं देखा, मैं कोचिंग में तो कभी गई नहीं। और रही बात, मैंने यूट्यूब में भी जो सिंपल नॉर्मल क्लासेस आती है, उससे मैंने नोट्स बनाए, और जो बुक्स मैंने आपको बताई लक्ष्य की गाइड वगैरह, उनसे मैंने नोट्स बनाए थे। तो आपको ये सब फालतू चोचलेबाज़ी में बिल्कुल पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं। आप मैं जो बोल रही हूँ, उस पे आप चल के देखिए। आपका सिलेक्शन ना हो, तो मैं बैठी हूँ यहाँ पे, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाद में आके जब भी आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा तब, तब आप मुझे याद करेंगे। तो चलिए, अब मैं बताती हूँ आपको यूट्यूब चैनल जिनको मैंने फॉलो किया था। देखो, राजस्थान जीके के लिए मैंने मोस्टली गौरव ज्ञान धारा चैनल को सब्सक्राइब कर रखा था, और उसी से मैंने 80% नोट्स बनाए थे, ठीक है? क्योंकि वो जो है ना सर, वो बहुत अच्छे से समझाते हैं और पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं, और साथ ही उनकी क्लास हल्की-फुल्की होती है। दूसरी क्लासेस के जैसे केवल पढ़ाने में ध्यान नहीं देते, वो बस पढ़ाए जाओ, दे दनादन नहीं। वो मतलब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैं किसी का कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, बल्कि आपको सही गाइड कर रही हूँ। भटकने नहीं दूँगी, आपको बिल्कुल सही रास्ते पे ले जाऊँगी। तो राजस्थान जीके के लिए मैंने उनको सब्सक्राइब कर रखा था, उन्हीं के चैनल से मैंने नोट्स बनाए थे, और वो नोट्स पर्याप्त थे। आपका एक क्वेश्चन ये भी आया था कि केवल नोट्स बना लेने से बहुत होगा क्या? अरे यार, आप इतना तो पढ़ लो। इतना अगर आपने पढ़ लिया तो आपका बेड़ा पार है। ये तो आप भंडार भरे भरे जाओ अपने दिमाग में। आपके दिमाग की स्टोरेज कैपेसिटी आपको ही मालूम है कितनी है। जैसे अब मेरा मान लीजिए कि मेरे दिमाग की कैपेसिटी 64 जीबी है। अब मैं उसमें ज़बरदस्ती 128 जीबी भरूँ, तो मेरा माइंड हैंग होगा कि नहीं होगा? बस यही होता है लोगों के साथ। उनकी कैपेसिटी है 64 जीबी, एग्ज़ाम में जाते ही उन्होंने इतना भर लिया होता है कि उनके 128 जीबी जो कि उसकी कैपेसिटी नहीं है, उतना भर लेते हैं, तो दिमाग हैंग तो होना ही है एग्ज़ाम में। तो बस यही गलती नहीं करनी है अपने को, जितने अपनी कैपेसिटी है, कम पढ़ो, लेकिन सही पढ़ो। स्टडी हार्ड नहीं करना है, स्टडी स्मार्ट करना है, और इसीलिए मैं आपको गाइड करूँ। मैं बार-बार ये चीज़ क्यों बोल रही हूँ, मैं किसी कोचिंग या ऑनलाइन कोर्स की दुश्मन नहीं हूँ। लेकिन मैं आपको सही गाइड करने की कोशिश कर रही हूँ, आप मेरा विश्वास कीजिए, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं, अगर आपने इस वीडियो को भी ध्यान से देख लिया है तो। फिर राजस्थान जीके के लिए मैं और 20% जो है मैं मुकेश पंचोली सर की क्लासेस देखा करती थी, जिसमें वो बहुत अच्छे से समझाते हैं, और उनकी क्लास में इसलिए देखती थी, उनकी क्लास में रिवीजन होता था। वो एक ही बात को ना 10 बार बोलते हैं। जैसे कि कोई सामने उनका बच्चा बैठा हो, उस तरीके से उसको रिवाइज़ करवाते हैं। जैसे बोलो बेटा, अ से अनार, आ से आम। इस तरीके से वो पढ़ाते हैं, तो बहुत मज़ा आता है। मज़ाक भी करते रहते हैं, हँसी भी आती है बीच में, और याद हो जाता है, सबसे बड़ी बात तो ये। तो राजस्थान जीके के लिए मैंने इन 2 चैनल से नोट्स बनाए थे, और साथ ही साथ मैंने क्या किया था, नोट्स कैसे बनाए थे मैं वो भी बता देती हूँ आपको। जैसे कोई टॉपिक देखा मैंने, मान लीजिए कि राजस्थान की मिट्टियाँ या फिर खनिज, तो मैं सबसे पहले जो मैं लक्ष्य की गाइड लाई थी, उसमें से नोट्स बनाती थी देख के। फिर क्लास देखी मान लो गौरव गौरव सर की या फिर मुकेश पंचोली सर की, तो उसमें से जो एक्स्ट्रा पॉइंट होता था ना, जो उस लक्ष्य की गाइड में मुझे नहीं मिला, वो मैं ऐड करती जाती थी उस नोट्स के अंदर। फिर ऐसा होने के बाद फिर मैं उस सवाल से रिलेटेड, सॉरी उस टॉपिक से रिलेटेड, जैसे कि मैंने आपको बताया मिट्टियों वाला टॉपिक, तो जब मुझे लगता था कि मेरा मिट्टियों वाला टॉपिक मैंने यूट्यूब से भी कवर कर लिया, नोट से भी लिख लिया और गाइड में भी पढ़ लिया, फिर मैं उससे रिलेटेड एमसीक्यू सारे पढ़ डालती थी। काय पे किस पे? यूट्यूब पे। यूट्यूब पे जाती थी, मैं बोलती थी अम, राजस्थान की मिट्टियों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो जितने भी आते थे तो वो मुझे आ रहे होते थे, तो मेरे को लगता था हाँ भाई, मैं सही पानी में हूँ, मैं बिल्कुल सही स्तर पे हूँ अब। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, मैं आपको ये स्ट्रैटेजीज़ बता रही हूँ, बहुत काम की है, हर कोई नहीं बताएगा आपको। फिर मैंने करंट अफेयर्स के लिए आपको बता ही दिया, उत्कर्ष के नरेंद्र चौधरी सर की क्लासेस, तो आप उसको ज़रूर देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको राजस्थान जीके पूरी ज़ीरो टू हीरो हो जाएगी। और नरेंद्र चौधरी सर हफ्ते में 1 बार या 2 बार या महीने में 2-3 बार जिला दर्शन की क्लासेस भी लेके आते थे। वो डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाते हैं, बेटा चलो बताओ, लाइव क्लास चलती है, तो उसमें कई हमें भी कॉम्पिटिशन जैसा फील होता है कि इन बच्चों से पहले हम रिप्लाई करने की कोशिश करें, तो इससे बहुत मज़ा आता था। तो जिला दर्शन की क्लासेस भी आप मिस मत करना, ज़रूर देखना। अलग-अलग जिलों की आपको अलग-अलग क्लासेस उसपे पुरानी वाली भी मिल जाएँगी, तो उससे आप नोट्स बनाना, आपको बहुत हेल्पफुल होगा। फिर साइकोलॉजी देखिए मैं किससे पढ़ती थी, साइकोलॉजी के मैं नोट्स बनाती थी, जो अवनी पब्लिकेशन की मैंने आपको बुक बताई, उससे मैंने नोट्स बना लिए। उसके बाद जैसे मान लो अधिगम वाला टॉपिक है शैक्षिक मनोविज्ञान में, तो नोट्स बना लिए। उसके बाद मैं अधिगम वाला जो पूरा टॉपिक है, उससे यूट्यूब पे सर्च करती थी। अधिगम से रिलेटेड एमसीक्यूज़ एंड इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो जितने भी एमसीक्यूज़ थे उसकी वीडियो में देख लेती थी और खुद को चेक करती थी कि मुझे आ रहे हैं या नहीं आ रहे। और कहीं मुझे लगता था कि यार नहीं आ रहे, तो मैं वापस मेरे नोट्स रिवाइज़ करती थी और नोट्स में भी थोड़ा बहुत चेंज कर लेती थी। और ये जो मैं आपको बता रही हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और टॉपर्स टेस्ट सीरीज़ आती है, वंदना जादौन नाम से। तो उन्हों की मैं देखा करती थी, वंदना जादौन आप जानते होंगे, साइकोलॉजी की वो टीचर है, तो वही बताते हैं अच्छा, तो उससे भी देखती थी। और आप चाहे तो धीर सिंह धाबाई जो है, वो बताते रहते हैं, मनोविज्ञान से रिलेटेड वो भी एमसीक्यूज़ लाते हैं, तो उसको भी आप देख सकते हैं। फिर बात आती है शिक्षण विधियों की। अब शिक्षण विधियों की मैंने आपको पहले बता दिया कि मैंने तो कोई नोट्स नहीं बनाए थे, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही पढ़ती थी। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएँगे, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, सर्च करेंगे आप कि शिक्षण विधियों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इंग्लिश के अलग, हिंदी के अलग, तो आप ये पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मैं आपको बताऊँ कि शिक्षण विधियाँ, मनोविज्ञान
और सूचना तकनीकी। इसकी मैं मैराथन क्लासेस ही देखा करती थी ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आ सके और मैं खुद को चेक करती थी कि मुझे आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो आप देख सकते हैं जैसे संकल्प क्लासेस है बाड़मेर, वो भी आप देख सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट बात देखो, आपको सब जगह मैटर मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, आपको सब जगह मैटर मिल जाएगा। पढ़ाने से रिलेटेड उत्कर्ष वाले पढ़ाते हैं, लक्ष्य क्लासेस वाले पढ़ाते हैं, बहुत सारे चैनल जो पढ़ाते हैं, लेकिन आपको याद किससे होता है ये इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको सही बताऊं, जैसे मैंने गौरव सर से नोट्स बना लिए, मुकेश पंचोली सर से नोट्स बना लिए, लेकिन उसमें भी कहीं ऐसा होता था कि जैसे मान लो उनकी ट्रिक्स मेरे को ज्यादा समझ नहीं आई या फिर मुझे उनकी ट्रिक्स याद नहीं हुई, तो कुछ टॉपिक ऐसे थे राजस्थान में, जैसे चित्रकला वाला टॉपिक, उसके चित्रकार याद करना मेरे लिए तो बहुत टेढ़ी खीर हो गई थी, मुझे याद ही नहीं हो रहे थे उसके चित्रकार। तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया चित्रकला टॉपिक राजस्थान विद ट्रिक, तो मुझे सबसे ऊपर ही ऊपर शो हुआ एग्जाम अंपायर का चित्रकला वाला वीडियो। आप उसको देख लेंगे ना, पार्ट 1 और पार्ट 2 है और शायद 3 भी है। एग्जाम अंपायर, एम एस तेतरवाल नाम से है यूट्यूबर वो, तो उनकी आप देखना। आप मजाल है आपका चित्रकार वाला कोई भी टॉपिक या क्वेश्चन गलत हो जाए, क्योंकि उस उनकी वीडियोस में मैंने बस एक वो वीडियो देखा और उसके बाद मैं मजबूर हो गई उनका चैनल सब्सक्राइब करने के लिए। तो एग्जाम अंपायर को आप ट्रिक्स के लिए जरूर करना। उनकी क्लास में इतनी हंसी आती है ना, मैं बता नहीं सकती। मेरी मम्मी जब मुझे देखती थी ना कि यार ये तो पढ़ाई कर रही है कि हंस रही है, तो मैंने भी उनको वो वीडियो दिखाया, बोले कि यार ये तो गजब पढ़ा रहा है। तो आपको मैं बता दे रही हूँ, आपको है ना पढ़ने पे फोकस नहीं करना, आपको याद करने पे भी फोकस करना है। तो राजस्थान जीके को आप हलवा मत समझिए, थोड़ी सी हार्ड होती है लेकिन मजा बहुत आता है। और अगर आप एग्जाम अंपायर की सारी वीडियोस देखेंगे ना राजस्थान वाली, तो आपको बहुत मजा आने वाला है। ट्रिक्स के लिए उनकी वीडियो को जरूर देखना और उनके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। फिर अगली बात आती है, जैसे आपको मान लीजिए आपको ज्यादा कोई गाइड करने वाला है नहीं, आपको मालूम करना है कि रीट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब आएगा, रीट में कितनी वैकेंसी आ रही है, रीट की कट ऑफ कब आएगी, और रीट का रिजल्ट कब आएगा, रीट का डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट कब होगा। ये जो चीजें होती है ना नोटिफिकेशन से रिलेटेड, अगर ये आपको नहीं मालूम पड़ती तो आप एक चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, टीचर गुरुजी। वो है ना आगे से आगे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते जाते हैं। तो मैं तो कोई भी मुझे इन्फॉर्मेशन हासिल करनी होती थी ना कि अब रीट में क्या चल रहा है, कितने पद आ रहे हैं, कब विज्ञप्ति आएगी, फॉर्म कब भरे जाएंगे, तो वो सब एकदम है ना एकदम क्लियर कट बताते थे। और उनका कट ऑफ वाला वीडियो एकदम सटीक होते हैं सारे। तो अगर आपको कट ऑफ से रिलेटेड वीडियो देखने हैं उनके, तो आप टीचर गुरुजी नाम के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अधिकतर में से आप लोगों में से तो बहुत ने सब्सक्राइब कर भी रखा होगा, लेकिन जो नए बच्चे जिनको इतना सब नहीं मालूम, रीट में अभी अभी उनका गृह प्रवेश हुआ है, तो उन लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ कि आप इसको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों बोला है पता है आपको? नहीं बताऊंगा, मैं बता देती हूँ। देखो, संतोष बिश्नोई ऑफिशियल नाम से एक चैनल है, उसने मेरा गेम चेंज कर दिया सिलेक्शन को लेके। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, आप वीडियो जाके देखना उनकी। उन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाए हैं बहुत सारे, रीट के नहीं बल्कि पटवारी, आरएएस, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सारे सॉल्व करवाए। और जब वो सॉल्व करवाते हैं ना, जैसे मान लीजिए आज 3 मई है, तो 3 मई का आज पेपर है मान लीजिए फर्स्ट ग्रेड का, पेपर नंबर फर्स्ट है ना, शिफ्ट नंबर फर्स्ट है। तो आज वो उस पेपर को हल करवा देते हैं। फिर जब वो पेपर हल करवाते हैं ना, तो वो बोलते हैं देखना कल वाली शिफ्ट में ये वाला सवाल जरूर आएगा, मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, ये वाला सवाल जरूर आएगा। उनकी वो बात सच हो जाती थी। अब मैं ये नहीं बोल रही कि वो ज्योतिष है, ज्योतिष नहीं है, उनको एग्जाम का एनालिसिस है, उनको क्वेश्चंस का एनालिसिस है, कि उनको पता रहता है कि कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। और आप यकीन मानेंगे नहीं मेरा, कि सच्ची में वो क्वेश्चन आ जाता था उस पेपर में, और वो बोलते भी थे देखा मैंने बोला था ना ये क्वेश्चन आएगा, आ गया ना। और उनकी सबसे बड़ी बात ये, इस चैनल को आपको सब्सक्राइब क्यों करना चाहिए, इसके मैं 2 कारण आपको बताती हूँ। पहला ये, जो वो बोलते हैं वो क्वेश्चन आ जाता है। दूसरा ये, जब वो समझाते हैं ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, तो वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड देते हैं कि अपने को वैसे ही याद हो जाता है। और मैं आपको एक टिप दूंगी, जब आप संतोष बिश्नोई ऑफिशियल चैनल को देखेंगे ना, तो आप साथ-साथ में नोट्स बनाते जाना। जैसे कि कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उन्होंने लिखा है, तो आप लिख लो, कोई दिक्कत नहीं लगती है। ₹5 का पेन आता है, लिख लो उसको आराम से, और उससे रिलेटेड जो वो बताते जाते हैं ना, उसको भी नोट करते जाइए, आपको मजा आ जाएगा वास्तव में। देखिए, अब आपके कुछ कमेंट्स थे, जो मैंने मोटे-मोटे कमेंट्स हैं, उनको रिप्लाई करने की उसी टाइम कोशिश की है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगी मेरे वीडियो में कि क्या कमेंट्स थे और उनके आंसर्स क्या हैं, क्योंकि मुझे मालूम है तैयारी करते हैं तो डर तो लगता ही है। सबसे पहला बुक से रिलेटेड सवाल था, तो वो मैंने आपको बता ही दिया, आप इन बुक्स को आराम से ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आराम से लीजिए। फिर है कितने घंटे तैयारी की मैंने, तो देखिए मैंने, आप सुन के डरिएगा मत, लेकिन 13 से 14 घंटे पढ़ाई की थी। ठीक है, वो भी मेरी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, जैसे मेरी कैपेसिटी थी इतनी कि मैं इतनी पढ़ाई कर सकूं, वो आपके ऊपर है कि आपको कितने घंटे पढ़ाई करनी है। बाकी सिलेबस जल्दी कवर करना है और रिवीजन ज्यादा करना है, तो आप 13 से 14 घंटे पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है टीचर बनना एक सपना हो गया है, प्लस वैकेंसी आ रही है थोड़ी सी कम पिछली भर्ती के कंपैरेटिवली, तो आप 13 से 14 घंटे या 12 से 13 घंटे पढ़ सकते हैं आराम से। फिर एक कमेंट आया था कि हमने ऑनलाइन कोर्स या ऑनलाइन बैच ले रखा है, क्या उससे नोट्स बनाना काफी होगा? तो देखिए, मैं तो ऑनलाइन कोर्स के पहले भी खिलाफ थी, लेकिन फिर भी मैं यही बोलूंगी, अगर आपने ले ही लिया है तो आप उसको नोट्स बना सकते हैं, अच्छा ही बताते हैं सब बताने वाले। तो जैसे यूट्यूब पर क्लासेस होती है, वैसे ऑनलाइन बैच में भी क्लासेस होती है, तो आप बिल्कुल नोट्स बनाइए, वो बहुत होंगे। बस मैं आपको यही चीज सजेस्ट करूंगी कि आप उन नोट्स से रिलेटेड, आप उस टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइए यूट्यूब पे ही। आपको टेस्ट सीरीज लेने की भी जरूरत नहीं, मैंने तो आज तक लाइफ में कभी टेस्ट सीरीज ली नहीं, मुझे तो मालूम ही नहीं है उसमें होता क्या है। तो मैं इन सब चोचलों में नहीं पड़ी थी, आप भी मत पढ़िए, यूट्यूब पे बहुत ज्ञान भरा पड़ा है, वो भी फ्री में। लेकिन आपको फिर भी पैसा और अपना टाइम बर्बाद करना है तो आप कर सकते हैं।
फिर एक वीडियो आया था कि अभी तो टाइम बहुत कम है, नोट्स बनाना लंबा नहीं हो जाएगा? तो देखिए मैं इसका आपको सही जवाब देती हूँ कि आप नोट्स बना लीजिए। क्यों कह रही हूँ मैं ऐसा देखो, बुक आपके पास पड़ी है, आप थोड़ा-सा आलस कर जाओगे आज, बुक से ही पढ़ लोगे। यहाँ आपका थोड़ा-सा आलस हुआ और वहाँ एग्ज़ाम में लापरवाही हुई। कैसे? जैसे मैं आपको बताती हूँ। कई सवाल रीट एग्ज़ाम सेंटर में मेरे सामने पेपर पड़ा था, उसमें ऐसे सवाल थे जो कन्फ्यूज़िंग थे, ऑप्शन मेरे को चारों ही सही लग रहे थे। लेकिन वहाँ मुझे कन्फ्यूज़न नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि मैंने जो नोट्स बनाए थे, उसमें से वो सवाल आया था। कई सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो मेरे नोट्स में से ही आए थे। तो मैंने जब माइंड को रिकॉल किया, तो उस नोट्स में से मुझे ये भी मालूम था कि इस सवाल का जवाब क्या है और वो कौन से पेन, कौन से कलर से लिखा हुआ था और किस राइटिंग में लिखा हुआ था, हिंदी में लिखा हुआ था कि इंग्लिश में लिखा हुआ था। तो ऐसा क्यों पॉसिबल हो पाया पता है? क्योंकि आपने अपने हाथ से नोट्स बनाए थे। मैंने अपने हाथ से नोट्स बनाए थे और मैंने उन मेरे नोट्स को मैं घोल के पी चुकी थी। यानी कि मेरे को ये भी मालूम था कि मेरे किस पेज पे कौन-सा टॉपिक है और कहाँ वो लिखा हुआ है। कोने में लिखा है, लेफ्ट में लिखा है कि राइट में लिखा है। तो आप मान सकते हैं मैंने नोट्स को कितनी बार रिवाइज़ किया होगा। तो आपको ज़्यादा पढ़ने पे फ़ोकस नहीं करना है, बल्कि जितना पढ़ रहे हो ना, उसको ज़्यादा याद रखने पे फ़ोकस करना है। मैं बार-बार यही चीज़ बोल रही हूँ। मैं उस चीज़ को पार करके आई हुई हूँ, तो मैं आपको मिसगाइड नहीं करूँगी, आप मेरे बोले हुए पे चल लीजिए। आप बुक्स का भंडार भर लीजिए लाके घर में, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें से कुछ भी याद ना हो, फिर क्या मतलब? मैं सही बोल रही हूँ, आप बुक्स के चोचलों में ही फँसे रह जाएँगे और रीट का एग्ज़ाम आ जाएगा। फिर आपने पढ़ा क्या? कुछ भी नहीं। तो इसलिए रिवीज़न पे फ़ोकस कीजिए। जो बुक है आपके पास अवेलेबल, जो नोट्स है, जो यूट्यूब चैनल है, आप नोट्स बनाना आज से शुरू कर दीजिए। एक कमेंट आया था एक बच्ची का कि मैम मुझे डर लग रहा है, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, मेरा फर्स्ट टाइम है। तो देखिए सबका फर्स्ट टाइम ही होता है, मेरा भी फर्स्ट टाइम था। मेरा बीएसटीसी सेकंड ईयर रनिंग था उस टाइम पे। तो उस टाइम मैंने रीट दिया था, जब प्री रीट के बेस पे सिलेक्शन हुआ करता था 2021 में। तो उस टाइम पे मैं कट ऑफ से बस 10 नंबर पीछे थी। यानी कि मैं बीएसटीसी सेकंड ईयर में रनिंग थी, मैंने तो मज़ाक-मज़ाक में वो पेपर दिया था बिना तैयारी के, तो भी मैं कट ऑफ से सिर्फ और सिर्फ 10 नंबर पीछे थी। तो मैंने तैयारी की होती तो शायद मेरा उसी टाइम में सिलेक्शन हो जाता। तो इसको ऐसे बोल सकते हैं कि मेरा आरएसएम एसएसबी जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है, उसने जो पेपर कराया उसमें मेरा पहली बार में सिलेक्शन हुआ है। बिना कोचिंग के, बिना कोई ऑनलाइन कोर्स के, बिना कोई फैंसी बुक्स के। तो ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि मेरे पास सही स्ट्रैटेजी थी। तो जब मेरे टाइम पे तो ऐसा कोई गाइड करने वाला भी नहीं था। मैं आपको कर रही हूँ तो आप इस चीज़ को मानिए, इस चीज़ को पहचानिए कि मैं आपको कितने अच्छी तरीके से गाइड कर रही हूँ। आपको इतना डीपली, इतना ईमानदारी से कोई भी नहीं बताएगा, सब जने दिखावे वाली बात करेंगे, ज्ञान देंगे कि ये वाली बुक परचेज़ कर लो, ये वाली पब्लिकेशन की किताब ले आओ, ये वाला कोर्स कर लो, ऐसे ही नहीं होता है सिलेक्शन। ये सब बातें बोलेंगे मुझे मालूम है, लेकिन मैंने खुद ने किया हुआ है, मैं ऐसा सोचती हूँ पहले खुद इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, तो मैं आपको वही बता रही हूँ जो मैंने किया है। तो आपको डर लग रहा है, आपको अगर ऐसा लग रहा है हमारा होगा या नहीं, सबसे पहले अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना ज़रूरी है। आप अभी से ही हार मान के बैठे हो। आप देख रहे हो कि यार माउंट एवरेस्ट जितनी चढ़ाई करनी है हमें, लेकिन नीचे से आप सोच रहे हो कि यार हमारे तो पैर दुख जाएँगे, हम कैसे चढ़ेंगे? ऐसा नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपको उस टाइम जब आप तैयारी कर रहे हो ना, तो आपको अपने मम्मी-पापा का चेहरा सामने आना चाहिए। मेरे भी आता था कि यार मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो इनका चेहरा कैसे होगा? हालाँकि मेरे मम्मी-पापा ने मुझसे कभी उम्मीद नहीं लगाई, ना ही मुझे कभी प्रेशराइज़ किया आज तक लाइफ में कि बेटा तू पढ़ या फिर तेरा सिलेक्शन होगा तो हम लोग खुश होंगे, ऐसी-ऐसी कोई उम्मीद नहीं लगाई। उन लोगों को था कि हाँ, मैं कर लूँगी। जब उनको भरोसा हो सकता है, तो आपको खुद पे भरोसा क्यों नहीं है? तो उनका उन सबका चेहरा आपके सामने आना चाहिए और हो सकता है कि आपको समाज के भी कई लोगों ने प्रताड़ित किया होगा। उन सब लोगों को प्रूव करके दिखाना है आपको कि नहीं, एक लड़की भी कर सकती है। तो आपको इस सब चीज़ों से घबराना नहीं है। जो चैलेंजेस आ रहे हैं ना, उन चैलेंजेस को ही आपको सहारा बनाना है, उससे ही आप आगे बढ़ सकते हो। कोई सपोर्ट करने नहीं आएगा आपको। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने मम्मी-पापा के लिए ये सब करना है। तो फिर देखिए आपको कैसे डर लगता है। आपको बस कुछ नहीं करना है, ये वीडियो देखने के बाद आप कोई भी यूट्यूब वीडियो खोल लो, जो बुक आपके पास अवेलेबल है, बस रजिस्टर लो, नोट्स बनाना चालू कर दो, अभी से ही। और देखो कैसे नहीं होता है आपका सिलेक्शन। बस घबराना नहीं है और कोई भटका है तो भटकना नहीं। ऐसे ही होता है सिलेक्शन। रीट कोई रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों। आपको इस चीज़ को दिमाग में बिठाना पड़ेगा कि रीट कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यार मेरे जैसी सिंपल लड़की सिलेक्शन लेके बैठी हुई है अभी, 2 साल हो गए मुझे, मैं मज़े से नौकरी कर रही हूँ। जबकि मैंने तो कोई कोचिंग भी नहीं की, मैंने कोई कोर्स भी नहीं लिया। तो चीज़ को समझिए, आपको इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि होगा या नहीं होगा। मेहनत करना आपके हाथ में है, फल देना उसके हाथ में है और फल भी वो तब देगा जब आप मेहनत करोगे। तो आपको अभी से ही डरना नहीं है, आप मेहनत करो, आपको परिणाम नहीं मिले तो आप शिकायत कर सकते हैं। लेकिन आप मेहनत ही नहीं करना चाहते, मेहनत कीजिए दोस्तों, सब कुछ पॉसिबल होगा। फिर अगला क्वेश्चन था कि मॉक टेस्ट कहाँ पे दें? तो देखिए मॉक टेस्ट के लिए कोई स्पेशली मैं कोई वो नहीं बताने वाली हूँ, आप सोच रहे हो कि मॉक टेस्ट दीदी बताएँगे। तो मॉक टेस्ट आप हँसेंगे थोड़ा-सा, मुझे पता है कि यार ये तो बार-बार यूट्यूब वीडियो का नाम लेती है। अरे भई तो जो सच है मैं वही बताऊँगी ना, झूठ तो मैं बोलूँगी नहीं। यूट्यूब वीडियो पे मैं जाती थी, जैसे मान लीजिए आज मैंने टॉपिक पढ़ लिया राजस्थान की जनसंख्या, है ना? तो राजस्थान की जनसंख्या से रिलेटेड मैं यूट्यूब पे सर्च करती थी, जनसंख्या रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स या फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन्स। तो वो आ जाया करते थे। तो जैसे ही कोई वीडियो आया, सॉरी कोई क्वेश्चन आया, तो जैसे ही क्वेश्चन आया, ऑप्शन आते थे, मैं वीडियो को स्टॉप करके मन में सोचती थी कि यार इसका उत्तर क्या होगा? फिर जैसे ही मुझे आ जाता था, फिर मैं देखती थी, हाँ यार सही है मेरा उत्तर, फिर दूसरा क्वेश्चन, फिर तीसरा, ऐसे मैं करती थी। मैं कोई स्पेशली बाज़ार से पेपर खरीद के नहीं लाती थी, हाँ यार ये होगा तो ये होगा, ऐसे नहीं। हाँ, आपको वो चीज़ करनी है, लेकिन जब आपका सिलेबस पूरा हो जाए तब। आपको ऐसे सोचना है कि भई मेरा कल पेपर है, तो मैं ऐसे पेपर दूँगा।
तो आपका सिलेबस जब कंप्लीट हो जाए ना, थोड़ा बहुत 90% भी सिलेबस आपका हो जाए ना, जब आपको मार्केट से लाके एक दिन ऐसा फिक्स करके आपको बिल्कुल रीट एग्जाम में बैठे हो सेंटर में, वैसे बैठना है, तब आपको देना है। अभी आप मॉक टेस्ट देके क्या करेंगे? हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं, आप अपने आपको आपका आकलन कर सकते हैं, लेकिन अभी मॉक टेस्ट देने का कोई फायदा नहीं जब आपका रीट का सिलेबस भी कवर नहीं है तो। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से देखे? तो ये भी वही सेम है जो मैंने आपको बोला, या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, उसमें से देख सकते हैं, मैं सारे एग्जाम के डाल दूंगी। और या तो आप चाहे तो यूट्यूब पे जाके वीडियोस देख सकते हैं, या फिर मार्केट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली एक छोटी सी किताब बोलो या पेपर्स भी मिलते हैं, वो भी आप ला सकते हैं, वहां से आप देख सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन आया था कि मैं कहाँ से हूँ, मैं लेवल 1 से हूँ या लेवल 2 से। देखिए दोस्तों, मेरा नाम है प्रियंका लोधा और मैं ओबीसी कैटेगरी से हूँ और मैं ब्यावर से हूँ और मैं लेवल 1 से हूँ। तो लेवल 1 में भी मैंने बहुत जोर-शोर से तैयारी की थी। तो आप जो भी सब मुझे देख रहे हैं लेवल 1 वाले, तो आप मेरे से गाइडेंस ले सकते हैं और आपका कोई भी सवाल हो, आपको कहीं भी कोई दिक्कत हो, आप मुझे बेझिझक कमेंट कर सकते हो। मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूँगी। ऐसा नहीं है कि भई मैंने आप मेरी पहली वीडियो जो मेरी थी कि रीड थर्ड ग्रेड का मास्टर प्लान, उसमें आप देख लेना, ऐसा एक बंदा नहीं होगा जिसका मैंने रिप्लाई ना किया हो, मैंने सबका रिप्लाई किया था। तो आप मेरे को जो भी कमेंट करेंगे, मैं उस कमेंट को बेस बना के एक वीडियो बनाऊँगी और आपके सारे डाउट्स दूर कर दूँगी। फिर है एक क्वेश्चन आया था कि मैंने किस तरीके से तैयारी की, तो मैंने वो आपको बता ही दिया कि मैं क्या करती थी कि सुबह के टाइम उठ के बहुत सारा रिवीजन करती थी, फिर राजस्थान जीके पढ़ती थी और बीच-बीच में मैं ऐसा टाइम भी निकालती थी जिसमें मैं मेरी पसंद की चीज़ें करा करती थी। मैंने आपको बता ही दिया कि भई मैं यूट्यूब पे ज़्यादा फोकस करती थी। यूट्यूब में भी फ्री वीडियोज़, कोर्स वाले नहीं, फ्री वाले वीडियोज़ पे ज़्यादा फोकस करती थी मैं और नोट्स को मैंने क कई बार रिवाइज़ कर लिया था। आप ऐसे समझिए, मैंने दिन में जितनी बार साँस नहीं ली होगी ना, उससे ज़्यादा मैंने नोट्स को रिवाइज़ किया था। तो आपको भी वही करना है। आप दिन में जितनी बार साँस नहीं लेते हो, उतनी बार आपको नोट्स को रिवाइज़ कर डालना है। ये सबसे बड़ी बात है। रिवीजन मैंने बहुत किया है। आप मानेंगे नहीं, मैंने भले ही थोड़ा पढ़ा, कम पढ़ा, लेकिन बिल्कुल सही जानकारी पढ़ी और उसको 10 बार रिवाइज़ किया, 20 बार रिवाइज़ किया, 30 बार रिवाइज़ किया और अपने आप का आकलन भी किया वही वीडियोज़ देख-देख के। इस तरीके से मैंने तैयारी की थी और यहाँ तक कि मेरे माइंड में जो मोटिवेशन थी, लोगों के मन में 2 तरीके की मोटिवेशन होती है। एक होती है पॉज़िटिव और एक होती है नेगेटिव। पॉज़िटिव ये कि यार मुझे सबको कुछ करके दिखाना है, मैं गवर्नमेंट टीचर बनूँगी तो सबको कितना अच्छा लगेगा, कैसे होगा सब। लेकिन मेरे माइंड में थोड़ा-सा नेगेटिव मोटिवेशन था। यानी कि अगर मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा मेरा? अगर मैं क्रैक नहीं कर पाई तो क्या होगा मेरे साथ? मेरे मम्मी-पापा क्या सोचेंगे? ये सब चीज़ें। तो ये नेगेटिव में गई ना, तो उस डर की वज़ह से मेरा सिलेक्शन हो गया। मेरे को कहीं दिक्कत नहीं आई। तो आप हो सके तो नेगेटिव वाला मोटिवेशन रखिए। जैसे किसी का कोई नेगेटिव मोटिवेशन ये हो सकता है, मान लीजिए कि कोई ऐसा बंदा है या बंदी है जिसके घर वाले जो है थोड़े-से टेढ़े हैं, यानी कि उसको कम आँकते हैं कि यार इसका सिलेक्शन कहाँ से होगा? तो उसको तो इस चीज़ को नेगेटिव मोटिवेशन में लेना पड़ेगा, कि ऐसे कैसे नहीं होगा, मैं इनको करके दिखाऊँगा। और कई लोग तो ऐसे होते हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे लड़के होते हैं, वो बेरोज़गार होते हैं, तो लोगों के इतने ताने मिल चुके होते हैं उनको कि भई तू रीट की तैयारी कर रहा है ना, तेरा अभी तक हुआ नहीं। तू तो आरएस की तैयारी कर रहा था ना, अभी तक तेरा हुआ नहीं। वो ताने ही एक लड़के को या लड़की को खा जाते हैं। बस उन्हीं तानों को बेस बना के आपको सिलेक्शन लेना है अपना। तो नेगेटिव मोटिवेशन बहुत काम आता है और मेरे लिए तो नेगेटिव मोटिवेशन ही काम आया था। फिर है एक एक कमेंट ये आया था कि राजस्थानी भाषा में कृतियाँ क्या होती है? तो मैं आपको बता दूँ कि राजस्थानी भाषा का ही एक पार्ट है राजस्थानी कृतियाँ, यानी कि किस रचनाकार ने उस पर्टिकुलर किताब को लिखा है। एक डाउट था कि राजस्थानी साहित्य में कृतियाँ क्या होती है? तो कृतियाँ राजस्थानी भाषा का ही एक टॉपिक है, जब आप ये पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो इसके लिए मैंने आपको जीजीटी की वन लाइनर बोली थी, उसमें आपको राजस्थानी साहित्य आप पढ़ लेंगे ना, वो बहुत होगा, आपको दूसरी की जगह जाने की ज़रूरत ही नहीं है। राजस्थानी भाषा का गौरव सर ने बहुत अच्छा टॉपिक दे रखा है उसमें, शॉर्ट है बट बहुत याद रखने लायक है और एकदम पॉइंट टू पॉइंट है, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो जीजीटी के लिए सॉरी राजस्थानी भाषा के लिए, राजस्थानी कृतियों के लिए आप वो वाली जीजीटी वन लाइनर ले सकते हैं। इसमें बेसिकली कुछ नहीं है, इसमें राजस्थानी जो साहित्यकार हैं उन्होंने अपनी रचनाएँ किसने लिखी है, ऐसा आता है क्वेश्चन में पेपर के फलानी जो रचना है वो किसने लिखी है, उसके रचनाकार का नाम पूछा जाता है या फिर उल्टा भी पूछ सकते हैं कि इस रचनाकार ने कौन-सी वाली लिखी है या नहीं लिखी है। तो ये क्वेश्चन आते हैं बेसिकली उसमें। फिर एक क्वेश्चन था कि दीदी फुल सिलेबस मॉक टेस्ट कहाँ से दें? तो देखिए इसके लिए अगर जैसे कोई रीट के पुराने चावल यानी कि जो कम से कम 5-6 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो उनका तो सिलेबस लगभग कवर ही होगा। जो पिछले साल रीट में भी बैठे थे लेकिन उनका क्लियर नहीं हुआ, तो उन लोगों के लिए तो थोड़ा ईज़ी हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले तैयारी की होती है। तो ऐसे लोग जो है उनका सिलेबस कंप्लीट होता है, इसलिए वो पूछ रहे हैं मुझसे कि पूरे सिलेबस का मॉक टेस्ट कहाँ पे दें? तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि मार्केट में आते हैं अ अ, ऐसे पेपर्स जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, या फिर लक्ष्य की गाइड आप लाएँगे ना, तो उसमें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो होते हैं। तो आप कोई भी एक दिन डिसाइड कर लीजिए और उसी दिन में आप मॉक टेस्ट दीजिए, रीड का पूरा प्रिपरेशन कर लीजिए एग्ज़ाम में जैसे बैठे हैं आप। आराम से 2.5 घंटे का टाइमर सेट कर लीजिए और एकदम शांति वाले माहौल में बैठे और पेपर सॉल्व कीजिए। तो आप कहीं से भी ले सकते हैं, आप यूट्यूब से भी देख सकते हैं, आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो मैं टेलीग्राम पे तो देने वाली हूँ, तो आप उससे भी देख सकते हैं। फिर आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट किया है वीडियो में, कई लोगों ने बहुत सारा मुझे थैंक्स बोला है
और ये भी बोला है कि अपनी स्ट्रैटेजी इतनी सारी शेयर करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। इतनी सटीक जानकारी कोई नहीं देता, आपने दी। इतना सब आपने मेरे को प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। इसी भरोसे के चलते मैं आपको मिसगाइड कभी नहीं करूँगी, आप मुझ पे आराम से भरोसा कर सकते हैं। थैंक यू, आप लोगों का भी बहुत ज़्यादा थैंक यू मेरे पे भरोसा करने के लिए। फिर है इसमें एक क्वेश्चन आया था कि रीट सेकंड ईयर वाले सॉरी बीएसटीसी सेकंड ईयर वाले रीट में एलिजिबल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। तो देखिए इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि जब आपका बीएसटीसी का रिजल्ट आता है ना, रीट के एग्जाम फॉर्म भरे जाएंगे रीट मेंस के, तो रीट मेंस का एग्जाम फॉर्म जिस दिन भरा जाएगा उसकी आखिरी जो तारीख होगी, जैसे मान लीजिए रीट के एग्जाम फॉर्म शुरू होते हैं, एग्जाम्पल दे रही हूँ 1 मई से और लास्ट चलेंगे 30 मई तक, ठीक है। तो 30 मई से पहले आपका बीएसटीसी सेकंड ईयर का रिजल्ट आ जाना चाहिए, यानी कि कम से कम 27 से 28 मई तक ऐसा होना चाहिए, नहीं तो हो सकता है आप पात्र ना हो। तो रीट सेकंड बीएससी सेकंड ईयर का मैंने आपको बता ही दिया कि आप एलिजिबल कब होंगे, लेकिन फिर भी आपको तैयारी तो करनी चाहिए क्योंकि किस्मत का कोई भरोसा नहीं है, भर्ती का कोई भरोसा नहीं है, आगे भी खिसक सकती है। तो आपको तैयारी तो करनी है, आप बीएसटीसी सेकंड ईयर में रनिंग है तो तैयारी तो कीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है आपका रिजल्ट आ जाए उस टाइम तक और भर्ती जो है वो थोड़ी सी आगे खिसक जाए 1-2 महीने, तो आप जरूर तैयारी कीजिए बीएसटीसी सेकंड ईयर। फिर एक कमेंट आया था कि दीदी क्या मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में बन जाऊंगी, मुझे बहुत डर लग रहा है टीचर। तो भाई मेरा भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैं टीचर बनी हूँ। इसके लिए आपको खुद पे विश्वास करना पड़ेगा कि हाँ आप कर सकते हो। देखो गाइड तो मैंने आपको कर ही दिया कि आपको कैसे कैसे करना है, अब याद तो आपको ही करना पड़ेगा। तो आप यूट्यूब का सहारा लीजिए, यकीन मानिए आपको सब कुछ याद हो जाएगा। याद रखने की बात है इसमें मेन, पढ़ने की बात नहीं करूँ, पढ़ाने वाले तो बहुत बैठे, लेकिन याद आपको करना है, आपको ही याद करना है, तो आपको बार बार रिवीजन पे फोकस करना है। तो देखिए आपका सिलेक्शन पहली बार में कैसे नहीं होता है। प्लस आप जितना हो सके यूट्यूब देखिए, लेकिन फोन से दूरी बना लीजिए, दूसरी चीजों में आप इन्वॉल्व मत होइए। प्लस आप ऐसी भ्रामक जो वीडियोस बनाते हैं उसको मत देखिएगा कि रीट के पद इतने कम है तो कंपटीशन इतना होगा, कट ऑफ कितनी जा सकती है। मतलब रीट का पेपर नहीं हुआ ना, विज्ञप्ति आई, उसके पहले कई लोग डालना चालू कर देते कि इतने लोगों का होगा सिलेक्शन, इतने नंबर वालों का होगा सिलेक्शन। तो ऐसी भ्रामक वीडियो से तो दूर ही रहना आप लोग, ऐसी कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं। आपको जो अर्जुन की जो लक्ष्य होता है वो होती है मछली की आंख, वैसे ही आपका लक्ष्य होना चाहिए मिशन रीट, दिल में रीट हाथ में सीट। ये मैं टैगलाइन देती हूँ, किस लिए देती हूँ, इसीलिए देती हूँ। तो आपको बिल्कुल भी भटकना नहीं है, कई लोग भटकाएंगे, आपको भटकना नहीं है। और हो सकता है आप वीडियो तो देख रहे हो बड़े मजे से मेरी, आपको कहीं ना कहीं कुछ लोगों को डाउट होगा इस चीज पे कि नहीं यार इसकी टाइम की बात अलग होगी और हमारे टाइम की बात अलग है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सिलेबस तो सेम है, पोस्टों में फर्क हो सकता है, लेकिन बात किसकी हो रही है, मार्क्स की। आपको सिलेक्शन चाहिए, आपको सीटों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, आपको अपना बेस्ट करना है, उसीलिए मैं आपको गाइड कर रही हूँ। आपको सीटों से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ना ही कट ऑफ से कोई फर्क पड़ना चाहिए। आपको तैयारी ही ऐसे करनी है कि आपके ना कोई कट ऑफ आ रही है, ना सीटों की वैकेंसी आपके आ रहे हैं। मैं ये कहना चाह रही हूँ इन शॉर्ट। तो आपका और मेरा सिलेबस सेम ही था, बिल्कुल कोई चेंज नहीं है उसमें। तो आप उसी अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करें जैसे मैं आपको बता रही हूँ। फिर अभी वीडियो पोस्ट करने से जस्ट 15 मिनट पहले मुझे एक कमेंट आया, रोने वाला इमोजी था उसमें। तो उसमें वो बंदी इतनी फ्रस्ट्रेटेड है, इतनी पैनिक है, मतलब बोलते-बोलते भी रो रही है, ऐसा लग रहा था कि दीदी मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरी तो प्रैक्टिस भी छूट गई है और मेरी तो शादी भी हो गई है। कम से कम 10 साल हो गए पढ़ाई छोड़े हुए। ऐसा ही कुछ कमेंट था। तो दीदी प्लीज़ मुझे आप गाइड कीजिए, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। जब मैं नोट्स लिखती हूँ ना, तो मेरी नोट्स की स्पीड बहुत स्लो होती है और जैसे कि मैं कोई बैच लिया हुआ है उसने, तो वो बैच उसका अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया, तो वो पैनिक हो रही है। अरे भई आपको पैनिक नहीं होना है, आपको मैं पहली बात तो ये सजेस्ट करूँगी नहीं कि आप कोई ऑनलाइन बैच लो या कोचिंग लो। आप जितना कंफर्टेबल रहोगे उतना अच्छा है। आपको मैंने बताया कि आप बुक्स लीजिए, यूट्यूब देखिए, नोट्स बनाइए, तो आपको मालूम होगा आपको अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही करना है। आपको मालूम होना चाहिए आपको कब क्या पढ़ना है। आप जैसे-जैसे सिलेबस में आप सिलेबस का एक पीडीएफ निकलवा लीजिए और उसमें टिक करते जाइए कौन से मेरे टॉपिक्स हो गए और कौन से बाकी है। आप बैच-वैच को ज़्यादा ध्यान मत दीजिए कि उसका टॉपिक आपका हो पा रहा नहीं। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ एक प्रेशर कुकर बन जाओगे। मैंने आपको पहली वीडियो में भी बोला था दूसरों से कॉम्पिटिशन मत करो आप, और डरना तो बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है कि आप दूसरे लोगों से कॉम्पिटिशन कर रहे हो कि यार उसका बैच तो जल्दी कंप्लीट हो गया, उसने नोट्स भी बना लिए और मेरी याद रखने की क्षमता अच्छी नहीं है। तो देखिए याद रखने की क्षमता तो किसी की भी अच्छी नहीं होती है। 12th तक लगभग सभी जने मॉडरेट होते हैं, नॉर्मल होते हैं। लेकिन कई लोग नॉर्मल बच्चे भी सिलेक्शन ले जाते हैं, जबकि पहले तक उनकी कोई वो नहीं होती है, इतनी स्टोरेज कैपेसिटी या फिर याद रखने की कैपेसिटी। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। गहरी साँस लो तैयारी करने के पहले, और मैंने आपको बताया ये वीडियो खत्म होते ही आपको फ़ोन को रखना है साइड में और नोट्स बनाना चालू कर दीजिए, आज से शुरू कर दीजिए। आप बैठे रहेंगे, वीडियो स्क्रॉल करते रह जाएँगे और यहाँ रीट की भर्ती आ जाएगी। फिर कैसे लोगे सिलेक्शन? कहाँ से होगा सिलेक्शन? तो अभी के अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नए हो तो। आपको आगे से आगे मैं सही गाइड करूँगी और पहली वीडियो पे मुझे इतना प्यार मिला है उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अब मैं अगली वीडियो में आपको अपना टाइम टेबल बताऊँगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो गई, मैंने सोचा उससे भी ज़्यादा लंबी होगी। तो अगली वीडियो में मैं आपको अपना टाइम टेबल बताऊँगी और उसमें स्पेसिफिकली बताऊँगी कि सुबह 5 बजे से 6 बजे तक मैं राजस्थान का कौन-सा टॉपिक पढ़ती थी। यानी राजस्थान सामान्य ज्ञान पढ़ती थी या राजस्थानी भाषा पढ़ती थी या फिर आरटी पढ़ती थी। फिर दिन में क्या पढ़ती थी, फिर रात को क्या पढ़ती थी, ये सब मैं आपको बताने वाली हूँ। और हाँ, मैं आपको जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैं आपको वीडियो के एंड में अपने नोट्स ज़रूर दिखाऊँगी। आप आपको कसम है अगर आप हँसे ना मेरे नोट्स पे,
तो मैं आपको दोबारा कभी अपने नोट्स नहीं दिखाऊँगी क्योंकि मैं खुद डर गई हूँ आप लोगों के कमेंट्स देख के कि मैम नाथ पब्लिकेशन की बुक अच्छी है क्या? मैम दीनदयाल पब्लिकेशन की बुक अच्छी है क्या? मैम नोट्स कहाँ से बनाए? मैम हमने तो कोर्स ले रखा है, मैम हमने तो ऑनलाइन बैच ले रखा है। तो वो सब सोच के मैं डर गई कि यार मैं अपने नोट्स दिखाऊँगी तो आप लोग तो मेरे पे हँसोगे, मुझे अंडर एस्टिमेट करोगे। लेकिन उससे भी मेरे को कोई फ़र्क नहीं, कोई बात नहीं। रीट में अगर आपका तनाव कम होता है मेरे नोट्स देख के तो कोई बात नहीं, मैं आपको नोट्स अपने दिखा देती हूँ। देखिए, मज़े की बात क्या है पता है? देखो ध्यान से, इस पे क्या लिखा है? जो डर गया समझो मर गया। ये मैं किताब लेके आई थी, ये एक रजिस्टर था। तो एक तो ये था जो डर गया समझो मर गया, गब्बर सिंह की फोटो है इस पे और एक था ये, बेटा तुमसे ना हो पाएगा। देख सकते हो आप, बेटा तुमसे ना हो पाएगा। अब आप मानोगे जैसे ही ये रजिस्टर में लेके आई, इसमें लिखा कुछ नहीं था। मैंने ये पढ़ लिया और मेरी बहन ने ये पढ़ा। वो बोले कि दीदी इस पे तो नेगेटिव बात लिखी हुई है। आपका तो रीड का आपने नोट्स बनाना चालू भी नहीं किया, उसके पहले ही नेगेटिव बात लिखी हुई है कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा। तो मैंने उसको क्या जवाब दिया कि ये जो चीज़ लिखी हुई है ना, ये नेगेटिव नहीं है बल्कि चैलेंज कर रही है मेरे को कि बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा। तो मैंने कहा बेटा कैसे नहीं हो पाएगा? मैं करके दिखाऊँगी। और रही बात ये, जो डर गया समझो मर गया। तो मैं तो डरी नहीं। ये बार-बार मुझे याद दिलाता है। जैसे मैं नोट्स बनाती थी और कई लोगों के वीडियो देखती थी जिसमें या फिर लाइव क्लास देखती थी उसमें लोगों के भर-भर के कमेंट आते थे कि इसका उत्तर ये, इसका उत्तर ये, 17 जानकारी वो बता देते। तो मैं डर जाती थी लेकिन फिर गब्बर सिंह को देख लेती थी मैं, कि नहीं यार जो डर गया समझो मर गया तो मैं डरती नहीं थी। तो अब मैं आपको अपने नोट्स बताऊँगी। आप देख सकते हैं इस तरीके से मेरे नोट्स थे। थोड़ा-सा पास करके बता रही हूँ मैं आपको। और ये मैंने बनाया था राजस्थान का जिला जो मेरे से सही नहीं बना था थोड़ा। नया-नया तैयारी करी थी अब होता है यार। और ये देखो ये नदियों वाला टॉपिक मैंने कुछ इस तरीके से बनाया था। ये नोट्स आप मानेंगे बहुत ज़्यादा सिंपल है कि बच्चे भी समझ जाएँ इसको। मेरे पास और भी नोट्स थे केवल ये 2 रजिस्टर नहीं थे बल्कि और भी नोट्स थे। लेकिन हुआ क्या कि किसी को चाहिए था तैयारी करने के लिए तो मैंने सोचा यार मेरा भला हुआ है तो मैं दूसरों का क्यों ना करूँ। तो 2-3 रजिस्टर मैंने उस बंदे को दे दिए। देखिए ये पूरे मेरे नोट्स हैं। देख सकते हैं आप। इस तरीके से बनाए थे मैंने। और ये भी है गब्बर सिंह वाला, जो डर गया समझो मर गया पर हम डरेंगे नहीं। हम आखिरी वक़्त तक लड़ेंगे। ये थे मेरे मनोविज्ञान के नोट्स। आप देख सकते हैं इसमें। एकदम सिंपल एंड सोबर। कोई ज़्यादा इसमें घोंच-पोच नहीं है, सिंपल है। और ये थे मेरे इंग्लिश पेडागोजी के नोट्स। आपको चाहिए तो आप बोल सकते हैं। बहुत इफेक्टिव मैटर है इसमें। इंग्लिश टीचिंग मेथड्स वगैरह है इसमें। ये देखिए, मैंने मिक्स में नोट बनाए थे। तो दोस्तों मैंने आपको अपने नोट्स भी दिखा दिए। अब अगले वीडियो में मैं आपको टाइम टेबल ज़रूर शेयर करूँगी और आप उससे आइडिया ले सकते हैं कि मैंने कौन से टाइम में कौन-सी बुक्स पढ़ी और उसी वीडियो में हो सका तो मैं आपको सिलेबस भी बताऊँगी ब्रेक डाउन करके कि आपको कौन-सा टॉपिक पढ़ना चाहिए, ज़्यादा किसमें से सवाल आते हैं। तो मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना और बार-बार ये बोलो कि मैं तो आज से ही गवर्नमेंट टीचर बन चुकी हूँ या बन चुका हूँ। आपका सपना कोई नहीं छीन सकता आपसे। मैं बैठी हूँ आपको सिलेक्शन दिलवाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।